नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आशापूर्णा देवी जी की कहानी नागन की पूंछ। आशापूर्णा देवी जी की अन्य कहानी और उपन्यास आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के उनकी कहानियाँ और उपन्यास सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी नागिन की पूंछ। लेखिका आशापूर्णा देवी। किसी जूते की दुकान के रैक पर जिस तरह जूतों के डब्बे रखे रहते हैं, उसी तरह से एक दूसरे से गुथे हुए एक ही आकार के रेलवे क्वार्टर्स के ये मकान देखने में ऐसे तो कुछ खास नहीं थे, पर जब एक कतार में खड़े उन मकानों में से एक खास नंबर वाले मकान के सामने यह रिक्शा रुका तो कानन को लगा ऐसा खूबसूरत मकान उसने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। मकान इस समय पूरे तौर पर खुला था, खाली था। जाड़े की आखिरी सांस भरती ठंडी हवा बरामदे और आंगन के बीच आंख मिचौली खेल रही थी। इसी खाली मकान को एक तरफ कानन अपने साजो सामान से भर देगी, बर्तन बिस्तर कपड़े असबाबों से, और दूसरी तरफ कानन को भरपूर कर डाला खुद मकान ने। यह मकान कानन का है, उसके अकेले का, बिल्कुल अपना, कानन और अनिमेष का। यह मनोभाव सुखदाई है। यह बरामदा, यह आंगन, रसोई घर और ये दो दो सोने के लिए कमरे, सब कुछ कानन का, पूरा एक साम्राज्य है। इसके अलावा और क्या। रिक्शे से उतरते ही कानन ने मकान का कोना कोना देख डाला। एक बार, दो बार नहीं, 3 बार। उसके चेहरे पर शिशु सुलभ उत्सुकता थी, शिशुओं सा आनंद था। रिक्शा वाले की मद से सारा सामान अंदर रखवा कर अनिमेशु से किराया चुका रहा था। जब बौखलाई सी कानन दौड़ी दौड़ी आई। अजी सुनते हो, जल्दी से यहाँ आओ, देखो देखो, एक चीज देख जाओ। अनिमेश हड़बड़ाया नहीं, बोला, अरे जो देखना है बाद में देख लेंगे, पहले सारा सामान तो देख समझ लो। यह छोटी सी बात भी कानन के उत्साह को कम ना कर सकी। उसकी अनसुनी करती हुई बोली, अरे देखना समझना क्या है, तुमने तो सब मिला ही लिया होगा। यह सब छोड़ो, पहले उधर चलो। चलो। अनिमेश बोला, मामला क्या है? क्या आंगन के बेल के पेड़ पर दो दो भूत सवार हैं? आह, कैसी बातें करते हो। आंगन में बेल का पेड़ नहीं है, आम के पेड़ है, आम के, दो दो आम के पेड़, और उन दोनों पर छोटी छोटी अमियां भी लटक रही है। यकायक अनिमेश ठिठक गया, फिर माथा ठोक कर बोला, क्या कह रही हो? अरे यह तो गजब हो गया, आम के पेड़ों से आम में आम लटक रहे हैं। कानन पहले तो उसके कहने के ढंग पर घबरा गई, उसके बाद तुरंत ही समझ गई कि मजाक है। हंसते हंसते उससे लिपट गई। ओफो, कितने शरारती हो तुम, मुझको तो ऐसे डरा दिया। अच्छा, मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन यह बताओ, अपने ही घर में, अपने आंगन में फल के पेड़ों पर फल लटकते नहीं देखे कभी? अनिमेश की आंखों के सामने तैरता उतरता उत्तरी कलकत्ता की संकरी सी गली में एक टूटा फूटा पुराना सा मकान उभर आया, जो नाते रिश्तेदारों में बढ़ चुका था। और उभर आया उसी मकान का कोने वाला छोटा सा कमरा। उसी के साथ याद आया कानन के अपने मायके का उससे भी अधिक छोटा सीमेंट और प्लस्तर से गिरता हुआ एक मकान। हाँ, देखा नहीं है, यह तो मानना ही पड़ेगा, उसने हामी भरी। यह क्वार्टर अनिमेश पहले भी देख चुका था। फिर भी कानन ने उसको साथ घसीटते हुए पूरे घर का चक्कर लगाया। घर इतना बड़ा नहीं था कि कोई खास समय लगता, फिर भी कानन के लिए घर काफ़ी बड़ा था। अनिमेश बोला, अरे घर बार तो देख चुका, अब जरा सब कुछ जल्दी से समेट लो, खाना पीना भी है या नहीं? कानन ने आंख चढ़ाते हुए कहा, खाना खाना खाओगे? ऐसी शानदार घड़ी में तुम बस मामूली सी खाने की बात कर रहे हो? परंतु फौरन ही हंसते हुए आंचल कमर में खोसती हुई बिस्तर बंद को लुढ़काती हुई बोली, ठीक है, घंटे भर में मैं तुम्हें 3 तरह की सब्जी और भात दाल खिलाती हूँ, तब देखना और कहना कैसी घरवाली हूँ मैं तुम्हारी। कानन चौकड़ी भरती हुई किशोरी बन गई। कानन के तन और मन में मानो 8-10 साल झर गए थे। शादी के बाद और उससे पहले 25 साल किस तरह घुट घुट कर जीती रही थी वह। अनिमेश रेलवे की नौकरी पाकर चला गया तो उसे छोटे से कमरे की खिड़की के सीखचों पर सिर पीटती थी और भगवान से बनाती रहती, भगवान, हे भगवान, मुझे क्या इन लोगों से छुटकारा नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो इस जीवन की छुट्टी ही दिला दो, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। और भगवान को सचमुच दया आ गई, छुटकारा मिला
अनिमेष को मिली पदोन्नति और इस क्वार्टर के मार्फत जिटानी, ननद और भावज की ईर्ष्यापूर्ण जलती आंखों के सामने सामान लादकर टैक्सी पर चढ़ बैठी कानन और हावड़ा स्टेशन की ओर चल पड़ी। रेल पर चढ़ना भी तो एक नई बात थी। भगवान, क्या सच है कि तुमने कानन के भाग्य में इतने सुख लिख रखे थे? अनिमेष कहता, अरे मैं तो देख रहा हूँ, नया प्रेमी पाकर तुम मुझे भूल गई हो। अरे चलो हटो, बेहया कहीं के, कैसी बातें करते हो? कानन कहती। अनिमेष, बेहयाई की क्या बात है, सच्ची बात है। घर मिलने पर तुम मेरी इस तरह अनदेखी करोगी, अगर पहले से मालूम होता तो दोबारा सोच कर देखता। अरे यह तो मेरा दुश्मन ही बन बैठा। अरे नहीं जनाब, घर का मतलब है तुम और तुम्हारा मतलब है घर, समझे? हमेशा ही सीधी सादी कानन यहाँ आकर कवित्री बनती जा रही थी या फिर विदुषी। ऐसी ही बातचीत के दौरान कभी कभार अनिमेष कहता, मित्रा साहब की पत्नी से एक बार मिलने नहीं गई? उनके यहाँ ना जाकर कोई अच्छी बात नहीं कर रही हो? कुछ भी हो, है तो ऊपर वाले, थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कानन, तुम भी चलो ना। अरे मुझे क्यों घसीटती हो, तुम सब औरतें आपस में पता नहीं। कानन जरा तनकर कहती, सारी औरतों से क्या मतलब? तुम ही तो कहते हो वह बीए है, एमए है, पास है, सुंदरी है, आधुनिका है, और मैं ठहरी गवई और गवार। अनिमेष हंसकर टाल जाता, लेकिन तुम उनसे होड़ तो लगाने जाओगी नहीं? तुम तो कुछ ऐसे जाओगी जैसे राजा के पास प्रजा जाती है, स्वामी के निकट सेवक जाता है। कानन का चेहरा लाल पड़ जाता। नहीं, मैं यह न कर सकूंगी। अरे भाई, तुम तो मजाक भी नहीं समझती। अनिमेष कहता है, जाओगी, थोड़ा मिल मिला लोगी तो फिर चली आओगी। यहाँ ऊपर वाला नीचे वाला जैसी बातें कुछ ज़्यादा ही हैं। सूरज से ज़्यादा गर्म होती है रेत, इसी तरह साहब से ज़्यादा मेमों की इज्जत करनी पड़ती है। थोड़ा सा फूल फल नहीं चढ़ा तो नाराज़ हो जाएंगी। अच्छा जाऊंगी, फिर किसी दिन चली जाऊंगी, कानन कहती, लेकिन तो भी जाना ना हो पाया। आज अनिमेष एक खबर ले आया, आकर बोला, अभी जाना हो तो जाओ, साहब कुछ दिनों के लिए टूर पर गए हैं। इस विरहिणी को सखी का साथ भी शायद अच्छा लगेगा। और हार कर कानन को जाना पड़ा। दोपहर को अनिमेष काम पर चला गया था। दूर से ही उनका घर दिखाते हुए बोला, फागुन बीतने वाला था, इसलिए हवा भी शरीर को भा नहीं रही थी। इतना सा रास्ता चलना भी अखर गया, चेहरा दीप गया। लेकिन जब तक अनिमेष घर वापस आया तब तक तो इसके लाल रहने जैसी कोई बात नहीं थी। वैसे कानन बहुत पहले घर लौट आई थी, तो भी उसका चेहरा तमतमा रहा था। होठों पर अजीब सी मुस्कान खेल रही थी। तमक कर बोली, ओह बाबा, तुम्हारे साहब खूब बेवकूफ़ बनाते हैं। टूर पर जा रहे हैं और यह बताकर निकले और सीधे जाकर बीवी के आंचल में जा छिपे। उफ, मैं तो वहाँ पहुँचकर ऐसी शर्मिंदा हुई। अनिमेष को इस बात में कौतुक का कोई पुट नजर नहीं आया। लगभग चिढ़ते हुए ढंग से बोला, क्या बहकी बहकी बात कर रही हो? साहब गए या नहीं गए यह क्या मैं नहीं जानता? मैं तो खुद ट्रेन पर बैठाया था। कानन फिर भी हंसती रही। कानन भी बड़ी भोली है, बल्कि बेवकूफ़ी है। यही तो कह रही हूँ, 2 स्टेशन गए बाद ही शायद घर लौट आए। अरे चुप ही रहो, यह तो बताओ कि जाकर देखा क्या? उनकी पत्नी से भेंट नहीं हुई क्या? डांट खाकर कानन कुछ सकपका गई। बोली, भेंट कैसे होती? जिस हाल में देखा तुम तो ये उनके घर में घुसाकर चले गए। तेज धूप के कारण बागीचे की तरफ से जाने लगी। कौतूहलवश बागीचे की तरफ की खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर भीतर झांकते ही उल्टे पांव भाग गई। भाग आई? और नहीं तो क्या करती? भौहें नचाकर कानन बोली, साहब और मेम साहब दिन दहाड़े रात का मजा। चुप चुप, अनिमेष बोला, तुम जरूर गलत मकान में घुस गई। पति का तमतमाया चेहरा देखकर कानन हक्का बक्का रह गई। फिर भी यह मानने को तैयार न थे कि उससे कोई गलती हुई है। उल्टे वह पति पर इल्जाम मढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं तो जैसे कोई पागल हूँ। तुम खुद घर दिखाकर नहीं गए? दूर खड़े रहकर तुमने हाथ नहीं हिलाया था? उसके बाद क्या मैं गेट बंद करके किसी और के यहाँ चली जाऊँगी? साहब लोगों का क्वार्टर कोई हमारे क्वार्टर की तरह एक दूसरे से गड़मड़ तो नहीं होते कि गलती करती यहीं से वहाँ तक क्यारी ही क्यारी है। बात तो सच थी। अनिमेष चुप होकर रह गया। मित्रा साहब की मेम साहब की जरूरत से ज़्यादा लीपा पोती और चटक मटक पर दफ्तर में लोग हंसा करते हैं, और मताहतों की जैसी आदत है आलोचना भी खूब करते हैं हर कोई। लेकिन यह तो बड़ी आफत वाली बात है। बेवकूफ़ कानन भी दोपहरी में निकलकर सांप की बीवी का पता लगा बैठी। एक गरीब और साधारण परिवार का लड़का अनिमेष सोचने लगा, यह बात नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, इसमें कहीं कोई गलती है।
मित्रा साहब की पत्नी के साज सिंगार पर लोग जैसी टीका टिप्पणी करते हैं, ठीक वैसी ही टीका टिप्पणी करते हैं साहब की। बीवी के पीछे पीछे डोला करते हैं ना। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बातें। अनिमेश ने एक गहरी सांस के साथ कहा, अब रहने दो, खूब हुआ है घूमना। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, और एक बात याद रखना, जो कुछ देखा है उसे पूरे तौर पे भुला देना, और यह भी भूल जाना कि उस रास्ते पर कभी कदम भी रखा है। कानन हंसना भूल चुकी थी। उसका दिल डर के मारे धड़कने लगा। अपने ऊपर से जैसे भरोसा ही उठ गया। उसे बार बार लगने लगा कि क्या उसके देखने में कोई गलती हो गई। चिलचिलाती धूप के कारण क्या उसकी आंखें चौंधिया गई थी। मेम साहब क्या अकेली ही थी, लेकिन भरी दोपहरी में जीता जागता एक। कानन अंधी तो नहीं है। काफी देर के बाद कानन बोली, सुनो जी, यह भी क्या मुमकिन है? अनिमेश ने रूखे स्वर में कहा, असंभव भी क्या है? दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती ना हो, ऐसा भी तो नहीं। तो क्या ऐसा इंद्र देवता सा पति रहते हुए भी उससे कुछ आता जाता नहीं? कहावत है ना, जिसके साथ मन मिले उसके साथ खैर। अनिमेश ने फिर एक गहरी सांस छोड़ी, लेकिन अब कानन जैसे तैयार बैठी थी। तमक कर बोली, बैठ बैठ कर लंबी लंबी सांसें तो मत भरो, इस बात का तो विरोध करना चाहिए। विरोध? अनिमेश मुस्कुराए, हम करेंगे विरोध? भला कैसे? कैसे क्या? साहब से कह दोगे? उस हरामी और पाजी को साहब बिल्कुल खत्म कर डालेंगे। अनिमेश ने उसे एक झटके से रोक दिया और कहा, चुप रहो, चिल्लाओ मत। मैंने कह दिया ना कि तुम्हें भूलना होगा। आज दोपहर को तुम उस घर की तरफ निकली भी थी, कौन जाने साहब को इस बारे में पता हो। साहब को पता है? कानन गुस्से से बिफर उठी, तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो भला? अपनी सादगी से भरी बेवकूफ़ी पर कुछ देर तक सोचते रहने के बाद अनिमेश ने अपने को संभाल लिया। बोला, अरे मजाक कर रहा था बाबा, मजाक कर रहा था। तो फिर ऐसा कहो ना। कुछ शांत हुई कानन, लेकिन फिर बोली, अब जो भी कुछ कहो हम क्या कर सकते हैं? कहकर बैठ जाना इंसानियत नहीं। बेचारे साहब बेफिक्र होकर दफ्तर चले जाते हैं, और इधर। अनिमेश ने फिर फटकार लगाते हुए कहा, तुम चुप रहोगी कि नहीं? अब तुम्हारे मुंह से मुझे ये बातें सुनाई नहीं देनी चाहिए। जो जैसा हो रहा है चलता रहे। जो जैसा हो रहा है? अरे हमारा क्या बिगड़ता है? जो जैसा रहे चलता रहे। अरे यह भी कोई बात हुई? कानन के मन में रह रहकर ही ये बातें चक्कर काटने लगी। निश्चिंत, बेफिक्र और बीवी पर भरोसा रखने वाला एक इंसान, उसे पता तक नहीं चल पा रहा होगा कि उसकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है। क्या हम जानकर भी उसे सावधान नहीं करें? अगर यह बुरी औरत कहीं और भाग जाए तो, या फिर साहब का सारा रुपया पैसा लेकर खिसक जाए। अपनी बुद्धि के अनुसार कानन वैसा ही सोचती रही। अनिमेश होता तो यह सब ना सोचता। वह जानता है, भाग जाने वाली ऐसी औरतें इस तरह बेवकूफ़ी नहीं करती, घर में रहकर ही सेंध काटा करती हैं। जमा जमाया थोड़ा बहुत रुपया पैसा लेकर भागने से फ़ायदा? इससे तो रोज की रकम मारी जाएगी। कानन यह सब नहीं जानती, शायद इसलिए छटपटाती रही। अनिमेश ने भी इस बात को छेड़ने के लिए मना कर दिया। फिर भी पूछती, अच्छा साहब कब आएंगे? परसों। परसों क्यों? क्या तुम जाकर साहब को होशियार खबरदार कराओगी? अनिमेश ने चुटकी ली। तुम्हारी खोपड़ी में मेम साहब तो नहीं घुस गई? अब दया करो कानन, अब चुप हो जाओ वरना गुस्सा आ जाएगा। कानन को झक मारकर चुप होना पड़ा, लेकिन इससे क्या कानन का मन भी चुप हो गया? कानन की भलमानसता उसको कोंचती रही। वह एक बार फिर जाएगी, अच्छी तरह से देखेगी स्वप्न तो नहीं था। सब कुछ देखभाल कर वह साहब को के नाम एक बेनामी पत्र भी डालेगी। दूसरे ही दिन चिलचिलाती धूप में दोपहर को कानन अपनी उसी मुहिम पर चल दी, लेकिन कल का निशंक चित आज शंका में डूबा था। उसने तो कल बस कौतूहल वशी मेम साहब की खिड़की का पर्दा उठाकर झांका था, पर आज की बात ही कुछ और थी। आज कानन का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि शायद उसी की आवाज़ ने मेम साहब को चौंका दिया। कौन है? कौन है? कहती हुई खुद खिड़की का पर्दा हटाती आ खड़ी हुई। कौन है? उसने पूछा। कमरे से बाग की तरफ चली आई मेम साहब, फिर बड़े कड़े स्वर में पूछा, कौन हो तुम? धूप और गर्मी से लाल हुए चेहरे से जितना बन सका कानन ने बताया। कम से कम परिचय का मामला तो साफ हो गया। अच्छा, दफ्तर के अनिमेश बोस की पत्नी हो तुम? यहाँ ताक झांक क्यों कर रही थी? बड़ी मुश्किल से साहस बटोरकर कानन बोली, आपसे भेंट करूंगी इसलिए। देख यही रही थी कि आप सो तो नहीं रही हैं। ओह यह बात है। मेम साहब का सुंदर नाक नक्श, आंख और होठों से सजा चेहरा अचानक हिंसा भाव से विकृत हो उठा। लेकिन मुझसे भेंट करने क्यों आई हो तुम? क्या अनिमेश बोस अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है?
काटो तो खून नहीं कानन को। मेम साहब का गुस्से से तमतमाया चेहरा उसकी चुस्त और सुडौल देह को देखती हुई बोली, नहीं, नौकरी भला क्यों जाएगी? अभी उसी दिन तो तबादला होकर आए हैं इधर, नया क्वार्टर मिलने पर। ओह अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों आई हो? मेम साहब ने पांव पटक कर पूछा। कानन की रक्षा के लिए भगवान क्या कोई दूत नहीं भेज सकते? या फिर इसी क्षण कानन की रक्षा करने खुद साहब नहीं आ सकते? शायद ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं था, और कानन की हिफाजत करने की गरज थी भी किसे? जो बेवकूफ़ आसरा देने वाले पर कुल्हाड़ी चलाता है, उसे मौत के मुंह में जाने से खुदा भी नहीं बचा सकता। इसलिए कुछ नहीं हुआ, कानन ही को कहना पड़ा। बस यूं ही मिलने चली आई थी। मिलने चली आई थी मुझसे? मेम साहब के होठों के कोनों को हंसी छू गई। कहाँ? ताश खेलने तो नहीं आई हो ना, या फिर पान तंबाकू खाने? खैर, नागिन की पूंछ पर पांव रखने का क्या नतीजा होता है यह शायद अनिमेष बोस नहीं जानता, और उसे यह बात सिखानी पड़ेगी। जा सकती हो अब तुम। अपनी काली लंबी चोटी को लहराकर कसी हुई और कसमसाती देह को मरोड़ती मेम साहब पर्दा सरकाकर घर के अंदर चली गई। उसके बाद सचमुच अनिमेष को सिखाना पड़ गया नागिन की पूंछ पर पांव रखने का परिणाम क्या होता है। दफ्तर के नियम बदल गए। यहाँ आने के 1.5 ही महीने बाद उसके तबादले का ऑर्डर आ गया अनिमेष बोस के लिए। इस दफ़ा हेडक्वार्टर्स नहीं, बहुत दूर किसी रही हुई जगह पर, जहाँ किसी क्वार्टर के मिलने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। 2 रिक्शे फिर से आकर खड़े हुए। खींच, धिक्कार, अपमान और जलते हुए गुस्से ने अनिमेष को पत्थर बना दिया। अभी तक कानन के साथ एक शब्द नहीं बोला था। 24 घंटे की नोटिस में तबादले के ऑर्डर के भीतर जो छिपा था, उस रहस्य को छिपाना आसान नहीं था। तिरस्कार करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। कानन तो जैसे बोलना ही भूल गई। चुपचाप खड़े खड़े देख रही थी कि किस तरह अनिमेष के हाथों का एक झटका खाकर कांच के बर्तन झंझना उठे, किस तरह लात मार मार कर वह बिस्तर बंद इधर उधर लुढ़काता रहा था। सफ़ेद संगमरमर के एक लोटे में कानन गंगा जल रखती थी, श्री रामकृष्ण की तस्वीर के नीचे एक आलने पर। वह क्या सावधानी के कारण ही अनिमेष के हाथों से गिरकर इधर उधर बिखर गया। इस चूक के लिए अनिमेष कुछ शर्मिंदा भी हुआ। अभी तक कानन ने एक शब्द नहीं कहा था, अब कहीं जाकर बोली। बड़ी मुश्किल से उमड़ आते आंसुओं को रोकती हुई बोली, पूजा की चूज है। उसे इस तरह, शायद वह चुप रहती तो अनिमेष को अपने किए का अधिक पछतावा होता रहता, लेकिन कानन की बात सुनते ही उसके तन बदन में आग लग गई। लोटे के छोटे छोटे बिखरे टुकड़ों को बटोर कर फेंकते हुए झुंझलाकर बोल उठा, टूटे टूटे और टूट जाए, यह सब कुछ टूट जाए, ये सारी चीज़ें टूटकर चकनाचूर हो जाए। साहब का घर बर्बाद हुआ जा रहा है। सोचते सोचते तुमने मेरा घर अंदर रौंद डाला। इसलिए तो कहते हैं औरत की बुद्धि। जाओ जाओ और फिर जाकर झामा पुकुर वाली गली में पड़े पड़े सड़ती रहो और झामा घिसो। तुमको बार बार मना किया था ना कि चुप रहना, यह सब भूल जाना, मगर एक एक कर पटक पटक कर सारा सामान चढ़ाता रहा अनिमेष। कानन इतने शौक से सजाए अपने घर की दुर्गति होते देखती रही खड़ी खड़ी, लेकिन उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि एक औरत जो अपने पति को बेवकूफ़ बना रही है, बेवफा है, दुष्चरित्र है, पति का घर तोड़ रही है, यह बात जानकर भी चुप रहना भला मुमकिन है कभी?